हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम DSSB की तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए देखेंगे इसरो का पेपर, यानी कि इसरो का जो लाइब्रेरी साइंस का पेपर है वो देखेंगे। और ये कब का है, आपके सामने लिखा हुआ है, डेट है 9/6/19, यानी 9/6/19 का पेपर है। 2 घंटे का पेपर है, मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन है, मैक्सिमम मार्क्स है 360। तो चलिए 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, वही आपके सब आए होंगे, यानी कि ये है आपका क्वेश्चन जो है सेट है B, और उसी हिसाब से आपको मैं आपकी आंसर की से आराम से देखते हुए और समझाते हुए आपको बताऊंगा। तो चलिए समय व्यर्थ न करते हुए अपना चलते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्रचलन प्रणाली है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओपन सॉफ्टवेयर। भैया ओपन सॉफ्टवेयर कौन सा है वो आपको बताना है। जो कोवा है वो भी नहीं है, जावा ये भी नहीं है, और आपका कौन सा पाइथन है, पाइथन भी नहीं है, पैसे देके खरीदना पड़ता है। जो पाइथन है वो एक तरह से ओपन एक्सेस अब के टाइम पर है, यानी कि इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर B, उबटित। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है पुस्तक चयन का एक सिद्धांत, अधिकतम संख्या के लिए डैश लागत में सर्वोच्च पाठन, यानी कि वन ऑफ द बुक सिलेक्शन प्रिंसिपल स्टेट दैट द बेस्ट रीडिंग ऑफ द लार्जेस्ट नंबर एट द बुक डैश कॉस्ट। तो उसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा न्यूनतम, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका C। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फर्नीचर तथा उपस्कार की खरीदने के लिए पुस्तकालय में दी, अभी जो आपको मैंने कल जो आपको क्या कराए थे, फाइनेंशियल जो चीज़ें कराई थी, यानी कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस कराए थे। तो आपको मैंने बताया था फर्नीचर हो गया, उपसंहार हो गया, को खरीद के लिए पुस्तकालय को दी जाने वाली वित्तीय आवंटन साधारणतः डैश बजट शीर्ष के अधीन आते हैं। तो किसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका हो जाएगा C, यानी कि अनुवर्ती अनुदान, यानी कि नॉन रिकॉग्निटिव ग्रांट। और जो ग्रांट होती है, देखो जब आप जीरो बेस बजट भी कितने तरह के होते हैं, बहुत तरह के होते हैं। एक जो बजट होता है, ऐसा कौन सा बजट है जिसमें लाइब्रेरी के संसाधनों को बेचकर, लाइब्रेरी के संसाधनों को बेचकर, और लाइब्रेरी की जो एक तरह से क्या कहते हैं सर्विस को बेचकर जो उसका रेवेन्यू होता है, उससे हम बजटिंग करते हैं। तो वो कौन सा बजट है, ये आपको क्वेश्चन में बता रहा हूँ, बताइए इसका आंसर कौन सा बजट है वो। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। लागत शेल्फ पर पाठक द्वारा रखी गई पुस्तकों को सही जगह पर रखा जाना, इस कार्य को डैश कहा जाता है। बुक इज मिसप्लेस्ड ऑन शेल्फ बाय रीडर एंड स्टोर्ड, द वर्क इज रेफरेंस। भाई सीधी बात कहाँ पे आ जाएगी, सेल्फ, यानी कि जब आपका खुद आपको वो बुक उठा कर रखनी पड़ेगी, वो आ जाएगी। स्टॉप वेरिफिकेशन कहाँ जाता है जब हम बजटिंग की बात करें। ये शिफ्टिंग क्या आ जाता है, स्थान बदलना, ये होगा नहीं। स्लीविंग क्या होता है, एक तरह से जब बुक फटी जाती है, सीलने वाली बातें वो आ जाती है। तो इसका बचा आंसर ऑप्शन नंबर C। और वीडिंग और स्लीविंग जो है वो क्या है, ये आपको दोनों बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सभी क्षेत्रों में भारतीय पेटेंट को डैश में प्रकाशित किया जाता है। इंडियन पेटेंट, भाई इसका ये बिल्कुल रिपीट क्वेश्चन है, यानी कि जो कल पेपर कराया है मैंने वही आज आपको मिल गया। भारतीय जो भाग गैजेट का है उसमें होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा C। जितनी भी चीज़ें मिलती हैं भारत की, अगर आपसे कोई चले भारत सरकार की कोई कहाँ चीज़ें मिलेगी, तो भारत सरकार की आपके गैजेट में चीज़ मिलेगी, ध्यान रखना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कोलोन क्लासिफिकेशन इज़ रिलेटेड टू स्कीम। भाई कोलोन क्लासिफिकेशन, पहली बात तो कोलोन क्लासिफिकेशन बनाया किसने है, आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाए तो बनाया किसने है, रंगनाथन जी ने बनाया। CC किसने बनाया, रंगनाथन जी ने। कब बनाया ये बताओ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है स्वेच्छ से फलकृत, यानी कि ऑप्शन नंबर D हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये थोड़ा ऐसा लगता है ना टफ सा पेपर है, हाँ ऐसा ही लगता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय को पुस्तकों के छटनी पर जोर देता है? अब ये बताओ,
अब ये आपको सीधे सीधे कहीं मिला है, यानी कि सीधे सीधे पूछ लिया कि ये कौन सा नियम पूछ रहा है, ये कौन सा नियम पूछ रहा है, यानी कि उपयोगिता पुस्तक के लिए इस तरह कोई नियम पूछ रहा है, नहीं पूछता। यानी कि अंदर की चीज़ें हैं वो पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए। ये कह रहा है 5वें नियम की बात कर रहा है, और 5वें नियम में क्या कहता है, वर्धनशील संस्था है। वर्धनशील संस्था क्यों कहता है, क्योंकि जब पुस्तकालय की जो पुस्तकें हमें हटानी वो, पुस्तकें ऐड करनी है वो, हमें उसको पुस्तकों को मतलब एक तरह से लाइब्रेरी को बढ़ाना है वो, और क्या करता है, स्टाफिंग को बढ़ाना है वो, जो सामान हटाना छाटना इधर उधर करना है वो आ जाता है 5वें नियम में, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। साइंस डायरेक्टिव इज द डाटाबेस्ड बाय, यानी साइंस डायरेक्टरी डाटाबेस डॉस के द्वारा विकसित किया जाता है। तो किसके द्वारा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 8 का क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, एल्सेवियर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। साधारण पूरक डैश में प्रयुक्त किए जाते हैं, यानी कॉमन जो होता है वो किसका कहा जाता है भाई, ये आपका आ जाता है यूडीसी। और यूडीसी किससे मिलकर बना है बताओ, यूडीसी किसका जो है मेल माना जाता है, यूडीसी डीडीसी प्लस सीसी का एक तरह से मेल ही माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। पुस्तकालय विधान का संदर्भ डैश में विकसित होता है, यानी कि लाइब्रेरी लेजिस्लेशन रेफरेंस टू डेवलप ऑफ, भाई ये डेवलप कहाँ से हो जाता है आपको ये पता है, किस में होता है, एकेडमिक में नहीं होता, स्पेशल में नहीं होता, स्कूल लाइब्रेरी में। देखो कर दी कि नहीं एक चीज़ बात, ये तो दोनों चीज़ें एक ही हैं भैया मेरे, जो भी कहे एकेडमिक लाइब्रेरी और स्कूल लाइब्रेरी एक ही नहीं होती। बचा कौन सा, यह ध्यान रखना, जब लाइब्रेरी लेजिस्लेशन यानी कि लाइब्रेरी कानून की बात आए तो पब्लिक लाइब्रेरी होगा, इसका ध्यान आंसर के बिना भी याद रखना। जब भी भाई एक्ट किसके लिए बनाओगे, पब्लिक के लिए तो बनाओगे, कानून किसके लिए बनाओगे, घर के लिए थोड़े बना दोगे कि मैं लिखता हूँ कि क्या नाम इसमें यहाँ चप्पल रखने हैं या जूते रखने हैं, यानी कि इस तरह की जो घर की चीज़ें वो मुँह जुबानी तो कह देते हो कि यहाँ पे क्या नाम चप्पल रखा करो, घर के बाहर कमरे के बाहर चप्पल रखा करो, कहते तो ऐसा थोड़ी कि क्या नाम एक स्टाम्प पेपर पे लिख दोगे कि यहाँ पर इस स्थान पर इतने डिग्री पर इतने, ऐसे करते हो क्या, किसके लिए, पब्लिक के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ HDI वाज इंट्रोडक्टेड बाय, अब ये बता दो HD, ये क्वेश्चन रिपीट है कि नहीं है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं नहीं रिपीट होते, ये नहीं होता वो नहीं होता, भैया रिपीट होते हैं। जो कह दे रिपीट नहीं होता वो ओल्ड पेपरों को ना पढ़े, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ओल्ड पेपर पढ़ लिए जिसने उसके लिए आधी समस्या, वो अपने जो कहता है ना कि पेपर नहीं रिपीट होता, मैं खुद कहता हूँ भैया आप बहुत होशियार हो, आप पढ़ो थ्योरी की किताब, यानी कि आप पढ़ो थ्योरी की किताब, और जो कमज़ोर बच्चे हैं ना वो पढ़ें ओल्ड पेपर और थ्योरी, ठीक है, इतना ध्यान रखना। हैंस पीटर लून, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये आपका रिपीट क्वेश्चन है, और ये रिपीट क्वेश्चन इससे पहले पेपर से ये रिपीट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर, अब ये बताओ, ये क्वेश्चन पहले जिस दिन मैंने पहला पेपर कराया उस दिन 2.0 वाली बात कही थी, और 2.0 वाली 2.0 शब्दावली द्वारा दिया गया, ये किसका क्वेश्चन है कि नहीं रिपीट क्वेश्चन, ये आ जाएगा ओ रैली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। मूलतः अनुसंधान परिणाम बनाने और अनुसमर्थित करने के उद्देश्य से विश्लेषण के लिए एकत्र अवलोकित या उद्दीपित डाटा है, यानी डाटा दैट आर द कलेक्टेड ऑब्जर्वेशन क्रिएट फॉर द पर्पस ऑफ एनालिसिस एंड प्रोडक्ट एंड वैलिडिटी ऑफ ओरिजिनल रिसर्च रिजल्ट इज, भाई ये है रिसर्च का क्वेश्चन, यानी कि जो लीव करा होगा या फिर उससे आगे जो चीज़ें पढ़ा होगा तो उसने पता होगा, जब डाटा को हम कलेक्ट कर लेते हैं उसे सब वैलिडिटी सब कुछ कर लेते हैं तो क्या होता है, डाटा एनालिसिस होता है वो, यानी कि डाटा का हम एनालिसिस करते हैं उस टाइम पे, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 14 तक। क्लाउड सेवा मंच के माध्यम से इंटरनेट पर जितना इस्तेमाल उतना भुगतान के आधार पर कंप्यूटर शक्ति, डाटाबेस भंडारण, अनुप्रयोग तथा अन्य सूची प्रौद्योगिकी संसाधनों के मांग के अनुसार सुदर्मिन
होता है। ऑन डिमांड डेवलप यानी कि सीधे सीधे बात है भैया, जितना आपने यूज़ करा उतना पैसे दे दो, वो वाली कहानी है। तो इसका आ जाएगा क्लाउड कंप्यूटिंग, कहते हैं उसे क्लाउड कंप्यूटिंग। और ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग है, आपको कुछ नहीं करना। अभी कुछ सालों में, 2-3 सालों में, ये जो CPU भारी भरकम CPU रखते हैं, इतना सब कुछ रखते हैं, कुछ नहीं करना होता। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ नेट चाहिए। अपना नेट को लगा लो, क्या अपने किसमें, जो आजकल के स्मार्ट टीवी है उसमें लगा लो, और उससे आपको वही आपको ID पासवर्ड दे देंगे, और सारा आपका कंप्यूटर वैसा का वैसे ही विंडो डालने की कोई झंझट नहीं। उसे कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक संदर्भ प्रबंधन सॉफ्टवेयर यानी कि रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है? रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कौन सा है? एंड नोट। रिपीट क्वेश्चन है, एंड नोट याद रख लेना, एंड नोट है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ये आपको देखो, मैं भले ही आपको आंसर की से आपको सब चीज़ें बता रहा हूँ, मैं खुल्ला कहता हूँ मैं आंसर की से आपको बता रहा हूँ, पर आंसर की से आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये मुझे कैसे पता कि क्या ना ये पुराना पेपर है, ये नया पेपर है? यही तो है मेरा एक्सपीरियंस है, यही तो है कि मैं आपको जो चीज़ें हैं वो बता पा रहा हूँ, यही तो है मैंने कभी ना कभी पढ़ा होगा। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखो बच्चों, आप भी उस लाइन से, मैं भी उसी फील्ड से निकला हूँ, आप भी उसी फील्ड से निकले हो, पर यही है कि आप थोड़ा सा अपनी किताबों को ध्यान से पढ़ लो, आप भी उसी श्रेणी में आओगे। मैं भी कोई क्या नाम ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं खुद कहता हूँ मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मैं सीधे बात है भाई, मैं भी आप भी लाइब्रेरी में, मैं भी लाइब्रेरी में, ठीक है, ये बात है। आप भी पेपर दो, मैं भी पेपर दूंगा, यानी यही तो बात हो गई, सीधी बात है। आप भी मेरे जैसे हो, मैं भी आपका जैसे ही हूँ, ठीक है। अब ये कोई कहता है कि मैं भैया आपसे अलग हूँ, ये अलग हूँ, फलाना अलग हूँ, ढिगड़ा अलग हूँ, तो वो बात अलग हो जाती है, ठीक है। इस तरह की बात कभी नहीं करनी चाहिए टीचर के, यानी कि मैं B.Ed M.Ed हूँ, काउंसलर हूँ, अब मैं शाही मारने लगूँ कि भाई मेरे से बड़ा कोई नहीं है, ये नहीं है। मैं जिसे कहते हैं ना, जैसे एक विकास देवी कीर्ति सर की बहुत अच्छी बात है, उन्होंने ये बात कही है कि जो ये कहता हो कि मैं संपूर्ण कोई नहीं है। आज की डेट में देखो, अब ये पेपर है, ये संपूर्ण है? नहीं संपूर्ण है। ये जहाँ आप YouTube से पढ़ रहे हो, संपूर्ण है? नहीं संपूर्ण है। अगर YouTube की आप पूरे जितनी वीडियो पढ़ी हैं उनको भी देखने लग जाओ, आपकी ज़िंदगी क्या, आपकी पुश्तें लग जाएंगी, तब भी उनको कंप्लीट नहीं करोगे। कोई संपूर्ण नहीं है। संपूर्ण अगर ये सोचता हो कि मैं इस दुनिया में पूर्ण हूँ, मुझे पूरा ज्ञान है, भैया हर चीज़ का कोई एंड नहीं है। अगर आप ये सोचते हो मुझे पूरा ज्ञान है, तो आप सबसे बड़े मूर्ख हो, इतना ध्यान रखना। मैं अपने आप को बिल्कुल लूज़र मानता हूँ, मैं अपने आप को एंडलेस मानता हूँ। ये 0 के बाद 1000 0 लगा लो, और उसके बाद कहीं एक आध नंबर बनता हो, वो मैं हूँ। क्यों? क्योंकि ज्ञान जितना, जैसे मैं आज क्या नाम मान लीजिए 28 साल का हूँ, कल 29 का होगा, कल नई चीज़ देखने को मिलेगी। मान लीजिए आज कितनी तारीख है? आज है आपकी 25 तारीख है, ठीक है। आज 25 तारीख है, आज मैं क्या नाम बाहर नहीं निकला, 26 तारीख को मैं बाहर निकलूँगा, तो नई चीज़ मिलेगी मुझे देखने के लिए, और मुझे नया एक्सपीरियंस हो गया, तो वो क्या हो गया, ऐड होगा कि नहीं होगा? तो मैं क्या संपूर्ण हुआ, यानी मुझे नया एक्सपीरियंस मिला। तो इसलिए ये सब चीज़ें शाही पाई, ये शाही जो मारते रहते हैं लोग बाग, उससे बचो। अपना क्या नाम किताबों में ध्यान दो, पढ़ लो, वही मिर्ज़ापुर वाली कहानी, पढ़ो लिखो, IAS बनो, वही वाली कहानी, अपना ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित में वह क्या है जो मात्र बौद्धिक कृति के रचयिता यानी कि किसकी बात कर रहा है? जो इंटेलिजेंस वर्क की बात कर रहा है। और इंटेलिजेंस वर्क किसके आ जाता है? आपका कॉपीराइट की बात आता है। इतना घुमा फिरा के बात मत करवाओ, सीधे कह दो कॉपीराइट की बात कर रहा है। जानकारी, कानून, अधिनियम। और कॉपीराइट एक्ट जो आया है वो कब आया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कॉपीराइट देखो, कॉपी लेफ्ट कर दिया यहाँ, अब बच्चा कर देगा डुश लगा दिया, और वो हो गया आंसर गलत। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन नहीं है, बताओ भाई। याहू है, गूगल स्कॉलर है आपका, और बिंग है। ये तो कहीं पहला नहीं है, जूमुल, ये जुलम, ये नहीं है ऑप्शन नंबर पहला। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, सर्च इंजन व्हाट इज, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट ए ब्राउजर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट ए सॉफ्टवेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट ए लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर। इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, तो ध्यान रखना लाइब्रेरी में DSSB में स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 6 वर्ष तथा 9 वर्ष के लिए निश्चित राशि द्वारा समान दर पर ब्याज के कमाए गए साल ब्याज के अनुपात कितने होंगे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2.3, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ज्यामितीय प्रयोजन का संबंध किससे है? तो यानी कि जैमिल प्रोजेक्ट इज एक्सिस्ड बाय, तो किससे हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्विस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में पुस्तकालय आंदोलन के जनक कौन से हैं? ये आपको मैंने करा ही चुका है। 20 का तो आपको पता ही है भैया, डेवी जी हैं हमारे, यानी कि मेलवल डीवी क्या है? फादर ऑफ लाइब्रेरी जो मूवमेंट है USA का, उसके जो हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। डैश इज ऑन ऑनलाइन डाटाबेस ऑफ इंजीनियरिंग, कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा सिप लॉकडेक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी कॉम्पेंडेक्स होगा। ये जो सिप्लॉकडेक्स कह रहा हूँ मैं, कॉम्प्लेंडेक्स होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिए, रिपीट क्वेश्चन है, कराया था कि नहीं कराया था? अब इसका आंसर खुद बताओ, मैं इसको आंसर नहीं बताऊंगा, इसका मैंने आपको आंसर बताया दिया। रिसर्च है पहला आपको, और आखिरी एक्सेस है। चलो इतना बता दिया। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। एक व्यक्ति की अनुसंधान क्षमता को मापने के लिए निम्नलिखित का उपयोग किया जाता है। विच द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू मेजर द रिसर्च आउटपुट ऑन ए यानी कि किसके लिए? जो आपका जो व्यक्ति है उसके लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी HDEX, यानी कि H इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा बौद्धिक संपदा अधिकार का अधीन नहीं है? यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो राइट है वो किस में आता है? भाई कॉपीराइट आएगा, ट्रेडमार्क आएगा, बचा कौन सा? 24 का आंसर हो जाएगा भाई ट्रेडमार्क आ गया, कॉपीराइट आ गया, पेटेंट आ गया, बच्चा कौन सा? थेसेसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। UAP स्टैंड फॉर, UAP क्या है बताओ? UAP क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। IMCE स्टैंड फॉर, IMCE स्टैंड फॉर किसका हो जाएगा? इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ कैटलॉग एक्सपर्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। विप्रो स्टैंड, भैया विप्रो की मैंने आपको बताया था, विप्रो का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है। चलो आज आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्या विप्रो अभी भी जिंदा है? बता सकता कोई? जो विप्रो है वो अभी भी जिंदा है, और इसका हमें क्या करना है? WIOP स्टैंड फॉर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। द टर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज ऑर्गेनाइज्ड फॉर, तो किससे आता है? ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैटिन भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस इज पब्लिश्ड बाय, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विश्वकोश डैश द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मार्शल डक्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। NPTEL इज परिवर्णीय शब्द है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म बताओ भैया। इतना मुझे तो समझ में आता है क्या करते हैं भाई, सीधे सीधे स्टैंड फॉर लिख देते, फुल फॉर्म लिख देते। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेशनल प्रोग्रामिंग ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस लर्निंग। याद रखना ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसलिए इसका ध्यान रख लेना। क्वेश्चन नंबर सारे स्टैंड फॉर दे क्या इस पेपर में? सारे स्टैंड फॉर दे रखे हैं, सारी फुल फॉर्म पूछ रखी है। 31 क्वेश्चन नंबर METS स्टैंड फॉर, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मेगा डाटा इनकोडिंग एंड ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड,
यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। इंफॉर्मेशन लिटरेसी कॉम्पिटेंट स्टैंड ऑफ हायर एजुकेशन, यानी कि उच्च शिक्षा के लिए सूचना साक्षरता था मानक डैश द्वारा तैयार किए गए। तो किसके द्वारा तैयार होता है? तो वो हो जाएगा ACRL, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 डिलनेट द्वारा नियमित रूप से आयोजित राष्ट्रीय समागम को डैश कहा जाता है। द नेशनल कन्वोकेशन रेगुलेशन ऑर्गेनाइजेशन बाय डिलनेट इज नोन एज। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी, नेकलिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। दो घर आमने सामने हैं, दोनों के ऊपर चमकनी और चमकनी के संयोजन करने वाले रेखा भूतल में 45 डिग्री कोण बनाती है। अगर एक घर 25 मीटर और दूसरा 10 मीटर की ऊंचाई पर है तो दोनों का एक दूसरे कितने, इस तरह क्वेश्चन कैसे लाइब्रेरी में पूछा, ये छोड़ दो, ये हमारे काम का नहीं है और आता भी नहीं है, छोड़ो। जब हमारे लाइब्रेरी का है ही नहीं क्वेश्चन तो हम क्यों पढ़े से। वैसे अगर इसका आंसर लेके चलो तो इसका आंसर था डी, यानी 15 आ जाएगा। और ये कोण में निकालने का आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग इज पब्लिश्ड बाय। तो वर्ल्ड ऑफ लर्निंग पब्लिश्ड बाय क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा यूरोपियन पब्लिशन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 35 का। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 36 लेकोस। लेकोस एक है, लेकोस इज द, क्या है लेकोस? क्या है? सर्च इंजन, यानी कि क्या है? सर्च इंजन, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। भारत के किस नेटवर्क ने देश की पहलाई, यानी कि फर्स्ट पहली ईमेल, पहली, अब ये बता दो ये क्या है? ये कोई बता सकता है क्या है ये? आप बताओ। चलो मैं गलत हूँ, ठीक है। पढ़ने वाला क्या, जब एग्ज़ाम में होती टेंशन होती है कि नहीं होती? आप बताओ, खुद पढ़ेगा, आप पढ़ के बताओ क्या लिख रहा है। पहलिए, पहलिए क्या होगा? कुछ बन रहा है। अब क्या होना चाहिए? पहली, पहली ये होता है वर्ड। अब ई मेल ये अलग है वर्ड। बच्चा क्या पढ़ेगा, कर देगा कि नहीं? हिंदी वाला गड़बड़, यही गड़बड़ मुझे, इसलिए मुझे कहता हूँ आपको। विच नेटवर्क इज़ द इंडियन प्रोवाइड द फर्स्ट ईमेल सर्विस इन द कंट्री। किसका आ जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इरनेट। इरनेट की फुल फॉर्म क्या है? कोई बता सकता है इरनेट की फुल फॉर्म क्या है? क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। बैक, यानी कि बेस बी स्पीकिंग शब्द निम्नलिखित में से किस के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? द टर्म ऑफ बी स्पीकिंग इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सी, रिजर्व, यानी कि रिजर्वेशन ऑफ बुक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। किस अनुक्रम, यानी कि अनुक्रम इंडेक्सिंग प्रणाली में रोल प्रचार सामग्री का प्रयोग किया जाता है? यानी कि इन विच इंडेक्सिंग सिस्टम टेबल ऑफ रोल ऑपरेटिंग इज यूज्ड। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पेसी, यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है? PRECIS। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? कमेंट सेक्शन में बताइए। हु कॉइन्ड द टर्म ऑफ लाइब्रेरी 2.0, यानी पुस्तकालय 2.0 परिभाषित शब्द की रचना किसने की थी? तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा? तो क्या कह रहा है? लाइब्रेरी का 2.0 जो परिभाषित है वो किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? वो आ जाएगा आपका मैकलिन कैसी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपने सोचा होगा रंगनाथन या इस तरह, नहीं। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। डैश रुकिए एक मिनट, देखिए जो इम्पैक्ट फैक्टर है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, DSSS में पूछा नहीं जाएगा। वैसे मैं आपको करा देता हूँ क्योंकि सारे क्वेश्चन मुझे कराने हैं। डैश इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ ई, यानी कि H इंडेक्सिंग जैसे अधिक परंपरागत उद्धरण
कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स के लिए वैकल्पिक या पूरक रूप से प्रस्तावित अपरिवर्तित बिब्लोग्राफिक यानी कि तरह से बिब्लोमेट्रिक जो है डैश इज अ नॉन ट्रेडिंग बिब्लोमेट्रिक पर। तो क्या कह रहा है, बिब्लोमेट्रिक्स कह रहा है। बिब्लोमेट्रिक्स का अब ऑप्शन देखें तो बिब्लोमेट्रिक्स होगा नहीं, वेब मैट्रिक्स होगा नहीं, सेंटीमीटर मैट्रिक्स होगा नहीं, तो बचा कौन सा, एल्ट मैट्रिक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बचा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। ISO 2018 किससे संबंधित है, यानी कि स्टैंड किससे लेता हो, तो वो हो जाएगा आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर यानी कि ISBN। आपको बताया था ISBN किससे नंबर है, 13 नंबर, 10 नंबर 2007, ये आपको पता होना चाहिए 2007 से, यानी कि ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ISBN यानी कि ISBN आपके हर पेपर में मिल रहा है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिटिकल एनालिसिस सर्विस, यानी कि निम्नलिखित में कौन सा एक उद्भव विश्लेषण सेवा है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, इसका हो जाएगा वेब ऑफ नॉलेज, यानी कि वेब ऑफ नॉलेज यानी कि कंप्यूटर की नॉलेज, यानी कि आपका जो विश्वकोश है उसकी नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। विषय शीर्ष के सीरीज सूचना का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ, यानी कि व्हेन द फर्स्ट एडिशन ऑफ द सीरीज लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट हेडिंग पब्लिश्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1923। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। लाइब्रेरियन ऑफ लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस इज अपॉइंटेड बाय, पुस्तकालय कांग्रेस के पुस्तकालय अध्यक्ष को डैश द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा भाई, देखो जब कांग्रेस की बात आ रही है, लाइब्रेरी कांग्रेस की बात आ रही है, तो याद रखना प्रेसिडेंट ऑफ US से आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। चेयरमैन सोच रहे होंगे चेयरमैन हो जाएगा, लाइब्रेरी को में प्रेसिडेंट हो जाएगा, इसमें से कुछ नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा निःशुल्क श्रवण पुस्तक है, यानी कि विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग फ्री ऑडियो बुक साइट। तो ऑडियो बुक साइट कौन सी है, ऑडियो बुक साइट है लिब्रेक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। अज्ञात एवं संदेहास्पद रचनाओं को पुस्तकों को डैश कहा जाता है, यानी बुक ऑफ अननोन एंड डाउटफुल ऑथरशिप, यानी कि ऑथर देखिए एक होता है हमारी लाइब्रेरी में जब हम बुक को छांटते हैं तो उसके बहुत सी बुकों का ऑथर नहीं होता, ठीक है, ऑथर नहीं होता, तो उसमें और या फिर कुछ का हमें पता होता है, या फिर उसमें जैसे एक सुडोनिम नेम्स के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि मान लीजिए प्रेमचंद का नाम असली नाम क्या था, असली नाम किसी को पता है, धनपत राय था, धनपत राय था, तो उसके नाम से आपको बुक मिल जाए धनपत राय, आप ढूंढोगे कि उसका सुडोनिम नेम क्या है, यानी कि नकली नाम क्या है, तो प्रेमचंद है, तो इस नाम से भी लाइब्रेरी में बुक मिलती है। तो यानी कि आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। अननोन एंड डाउटफुल जो अथॉरिटीशिप होती है इसके हिसाब से क्या आ जाएगा, इसके हिसाब से आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला ओटोपोग्राफी, ओपोग्राफी। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। FLAC, FLAC के यानी कि इसमें देखो 60 क्वेश्चन आते हैं इसरो वाले पेपर में, 12 से 15 कर दिया स्टैंड ऑफ, यानी कि फुल फॉर्म पूछ रही। अब सारे बच्चे जो फुल फॉर्म के लिए परेशान हो रहे थे उनके क्या होगा, यानी कि अगर उनको फुल फॉर्म याद ना हो तो ये तो पेपर हो गया बेकार आपका, तो इसलिए आपको हो जाएगा FLAC। FLAC की फुल फॉर्म क्या है ये आपको बतानी है, तो इसका आंसर है श्रवण के लिए लेसेस डाटा, यानी लेस डाटा कॉम्प्रिहेंशन ऑडियो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और ये क्या जो सुन नहीं पाते, जो एक तरह से समझ नहीं पाते उनके लिए, यानी कि सीधे सीधे जो सुन नहीं पाते उनके लिए चीज़ें हैं, या फिर देख नहीं पाते उनके लिए होती है चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 49, ये तो सबसे आसान है। ZBB यानी कि जीरो बेस्ड बजट सिस्टम वाज द फर्स्ट डिज़ाइन बाई, जीरो बेस्ड बजट किसने बनाया था, जीरो बेस्ड बजट बनाया था पीटर पेरी, यानी कि पीटर फेरी, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। कौन सी सूचना सिद्धांत जोर देता है कि संचार का उद्देश्य सूचना प्रदान करता, अनुदेशन ध्यान यानी कि दायित्व प्राप्त करता और प्रेरक करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज थ्योरी फैक्चुअल ऑन द पर्पज ऑफ द कम्युनिकेशन इज टू इन्फॉर्म इंस्ट्रक्शन और मोटिवेट द रिसीविंग। तो किसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों,
क्योंकि पोषण का सिद्धांत जो है ये आता है। और ये आपका DSSB में बिल्कुल नहीं आएगा क्वेश्चन, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपको मैंने पढ़ा दिया। दोबारा आपको क्वेश्चन रिपीट मिला है, यानी कि रिपीट क्वेश्चन मिला है सत्ता मीमांसा। जो सत्ता मीमांसा किससे संबंधित आपको पता ही है, ये है क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनेट बेस्ड डॉक्यूमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। CD-ROM में डाटा कूटन यानी जो प्रक्रिया है, यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ इनकोडिंग डाटा इज CD-ROM। तो इसका ISSO नंबर क्या है? ISSO नंबर आपको पता होना चाहिए। ISSO नंबर है इसका 9660, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका ISO नंबर हो गया 9660। 53 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी इस तरह क्वेश्चन हमारी लाइब्रेरी में नहीं आता, तो हमें करना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया का मुख्य ऑनलाइन भंडारण है जो ऑस्ट्रेलिया के पुस्तकालय और विश्वविद्यालय अनुसंधान असाधारण और सांस्कृतिक संस्थानों के एकत्र लोक कार्डियो संस्था के बारे में सूचना प्रदान करता है। ऑस्ट्रेलिया इज अ मेजर ऑनलाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड टू इन्फॉर्मेशन अबाउट द मिलियंस ऑफ रिसर्च कलेक्शन बाय द ऑस्ट्रेलियंस लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑन द कल्चर इन्फॉर्मेशन। तो क्या हो जाएगा, ये भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो इसका आंसर है ट्रो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ट्रो 1। ध्यान रखना, इस तरह के उल्टे सीधे क्वेश्चन DSSB पूछ नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। 55 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 55, US यानी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर असाइंड टू एंड यूज्ड अरेंज द US फेडरेशन गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संडेक्स नंबर, यानी कि संडेक्स नंबर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। तारीखों तथा समय को दर्शाने की संख्यात्मक गलती से बचने हेतु विशेषकर जब तरीका तथा समय संख्यात्मक लेखन के विभिन्न देशों में विभिन्न तथा प्रथम प्रचलित है। डाटा अंतरण के है, ये इन्होंने जोड़ के लिख रखा के लिए प्रयुक्त सुस्पष्ट तथा पूर्ण भाषिकित मानक है, यानी कि द स्टैंडर्ड ऑफ यूज्ड प्रोवाइड अनएम्बेरिंग एंड वेल डिफाइंड मेथड ऑफ रिस्पॉन्स। यानी कि आपको ये सब चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है। सीधी सीधी बात है, जब घुमा फिरा के जो चीज़ें कही जाती हैं या फिर समय और तारीख की जो चीज़ें हैं वो डाटाबेस में जो अलग अलग जगह के हिसाब से क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ISO नंबर 8061, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपको DSSB में नहीं मिलने वाला। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, जो क्वेश्चन आपके लिए मिला है। विश्व पुस्तकालय दिवस और विश्व पुस्तकालय तथा प्रतिलिपि दिवस अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय अथवा पुस्तकालय दिवस के नाम से भी जाना जाता है। डैश की आयोजन एक वार्षिक कार्यक्रम है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 23, क्या हो जाएगा 23 अप्रैल। और ये आपको कराया हुआ क्वेश्चन है। महत्वपूर्ण पत्रिकाओं के पूर्ण प्रतियों को परिवर्तित करते हुए अकादमी आंदोलन में उसके उपलब्धि करने हेतु W मेलबर्न संस्था द्वारा प्रारंभ की गई एक ग्रहण सेवा, यानी कि जो सब्सक्रिप्शन सर्विस इनवाइट बाय द इतना, यानी कि आपको जब इनवाइट इस तरह की बात आ जाए तो याद रखना कि इसका आंसर हो जाएगा, उल्टे सीधे आंसर होंगे। यानी कि देखो, पहली बात तो ये DSSB में मिलेगा। जब जर्नल्स की बात आए तो जर्नल्स में मैंने आपको क्या कहा था, जहाँ पर J लिखा हुआ मिल जाए वो हो जाएगा। यानी इसमें J नहीं है, इसमें J है नहीं है, इसमें J है नहीं है, तो क्या बचा? JSTOR मिल गया। तो ये हो जाएगा जर्नल्स का। J कहीं भी लिखा मिल जाए, अगर जर्नल्स की बात हो रही है तो जर्नल्स में J का याद रखना, ऑप्शन में J ढूंढ लेना, J से ही फुल फॉर्म आपकी शुरू होगी और J ही आपका मिलेगा। RDF बताने की ज़रूरत नहीं है, इससे आगे चलते हैं क्योंकि ये रिपीट क्वेश्चन है, 3 बार आ चुका है। 3 बार आने का मतलब ये अब आपको पता है इसकी फुल फॉर्म क्या है। RDF की फुल फॉर्म क्या है? RDF की फुल फॉर्म कोई बता सकता है? रिसोर्स होती है, आगे आपको बताना है खुद कि RDF की फुल फॉर्म क्या है। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। सामान्य विषय के लिए बहुविधि शब्दों में बचने के लिए सावधानी से चुने गए शब्दों का समूह होता है। ए सेट ऑफ द टर्म दैट हैव द केयरफुल सिलेक्शन इज ऑर्डर। अवॉइड हैविंग मल्टीपल टाइम फॉर द सेम सब्जेक्ट।
भाई ये मल्टीपल द सेम सब्जेक्ट की बात जब आती है तो आपकी किस चीज़ की बात आती है? जब मल्टीपल सब्जेक्ट की बात आ जाएगी तो आपको क्या हो जाएगा? कंट्रोलिंग ऑफ शब्द भंडारण, यानी नियंत्रण ऑफ शब्द भंडारण, यानी कि एक तरह से डिक्शनरी टाइप की जो चीज़ें होती हैं उसकी बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। सूचना पुनः प्राप्ति के नोट्स का कारण होता है, यानी नॉइस इज अ इंफॉर्मेशन रेलिवेंट इज ड्यू टू, किससे हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आनुवांशिक सूचना, यानी कि रेडिटेड इंफॉर्मेशन। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। टेक्नोलॉजी गेट कीप्स है, यानी टेक्नोलॉजी गेट कीप इज, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इन इंफॉर्मेशन, यानी कि संगत विकासकों के बारे में प्रयुक्त की गई सूचना को अनौपचारिक तंत्र। याद रखना एक चीज़ ध्यान करना, जो DSSC में पहली बात तो इतनी गलती मिलती नहीं है जितनी कि इसरो के पेपर में मिल रही है। इसरो के पेपर में जो वर्डिंग है, यानी कि जिसने भी टाइप किया है, वो के लिए इस तरह के जो वर्ड है, जैसे जो चीज़ें हैं आपको ऊपर भी देखने को मिली, वो साथ में जोड़ कर दी है। स्पेलिंग है पूरी सही तरह नहीं लिखी हुई है हिंदी में, तो इसलिए इंग्लिश में ज़रूर पढ़ लेना, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 63 है। ग्रंथ सूची अभिलेखन के लिए प्रयुक्त उपेक्षा या RFRBR द्वारा विकसित किया गया, यानी कि फंक्शन और रिक्वायरमेंट ऑफ बिब्लियोग्राफिक रिपोर्ट वाज डेवलप्ड, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इफ्ला। और इफ्ला की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशन, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। ये कुत्ते वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है हमारा, कि ये जो हमें पढ़ना हो। एक मिनट, हाँ, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काट दीजिए। कैंटीनिंग, यानी कि द्वारा सर्विस। क्वेश्चन नंबर 65, कैनेटिंग डैश द्वारा प्रदत्त एक ऑनलाइन सूचना है। कैनेटिंग इज एन ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सर्विस बाय, किससे हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन लाइब्रेरी नेटवर्क, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की वेब ग्रंथ सूची का संकलनकर्ता कौन है? हु इज़ द कंपाइलर ऑफ वेब बिब्लियोग्राफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर? तो रविन्द्रनाथ टैगोर का क्या हो जाएगा? RRLF हो जाएगा। और RRLF क्या फुल फॉर्म क्या? राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी, और है कहाँ पे? कलकत्ता में। बनी कब? 1970 या 1960? चलिए इसे कमेंट सेक्शन में बताइए। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। पुस्तकालय विज्ञान में प्रलेखकरण के इतिवर्ती का प्रकाशन क्या हुआ है? यानी पब्लिश्ड ऑन एनोलिस ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड डॉक्यूमेंटेशन, क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला, यानी कि निस्केयर। यानी कि निस्केयर क्या कहता है? आपको यही कहता है, साइंस से रिलेटेड है। देखो मैंने जे का मतलब क्या बताया? जनरल। एस का मतलब क्या है? साइंस। ये सब चीज़ें छोटी छोटी आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। पुराने दस्तावेजों को पूर्व रक्षित प्रक्रिया को डैश कहते हैं, तो आपको पता ही है पुरानी चीज़ों को क्या कहते हैं? वीडिंग कहते हैं, यानी कि एक मिनट द पर्पज़ ऑफ प्रिवेंशन ऑफ द ओल्ड डॉक्यूमेंट, ये अच्छा सुरक्षित करने को क्या कहते हैं? सुरक्षित कह रहा है वो, तो सुरक्षित करने को आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुरालेखन, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। छटनी, यानी छटनी को, यानी एक तरह से छटनी और स्लेविंग, यह ध्यान रखना, स्लेविंग, छटनी, बाइंडिंग, जलीदी और पुनर्लेखन, ये 4-5 जो चीज़ें आपके इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 69 है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये हमारा लाइब्रेरी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, ये है हमारा मैथ से रिलेटेड। इसरो के जो 60 क्वेश्चन आते थे वही ठीक थे, इन्होंने पता नहीं क्या क्या कर दिया इस बार। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। AACR स्टैंड फॉर, AACR तो सबको पता है। AACR कितने, AACR जो है देखो, पहले आता है AACR, फिर आता है AACR2, फिर आता है AACR2R। ध्यान रखना तीनों के जो ईयर है वो आपको पता होना चाहिए। और AACR2 को किस नाम से और जाना जाता है
वो भी कमेंट सेक्शन में बताया। तो इसका आंसर सीधे पता ही है आपको सबको, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग कोड, यानी कि रूल्स, जितने भी रूल्स हैं वो सब चीज़ें बताता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स। 2 में आगे जिसके आगे 2 लग जाए तो 2 और टू आर लग जाए तो रिवाइज 2। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। HTML स्टैंड, भाई HTML स्टैंड क्या है सबको पता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। और HTTP क्या हो जाए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। दोनों याद रखना, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। राष्ट्रीय सूचना केंद्र द्वारा विकसित एकीकृत पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर, ये कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ई ग्रंथालय जो है वो है राष्ट्रीय जो इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय द, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ई ग्रंथालय। चलिए आगे चलते हैं। ISBN कहाँ से मिलता है सबको, यानी कि ये तो आपको मैंने करा चुका है। तो राजा राम मोहन राय फेडरेशन, और ये है कहाँ पर, ये है दिल्ली में। यानी कि ISBN जो आपसे पूछा जाए, ये मत लगा देना कि ILA या दिल्ली नेट ने इसके, ये मत लगा देना। इसका सीधे सीधे आंसर होगा राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, ISBN न्यू दिल्ली। अब कन्फ्यूज़न के लिए कर सकता है RRRLF कर देगा, RRRLF, ये जो लाइब्रेरी फाउंडेशन है वो है दिल्ली में, याद रखना, जो ISBN यानी कि आपको प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। संबंधित डाटा को, यानी प्रोसेसिंग डाटा इज नोन एज, प्रोसेसिंग डाटा मैंने आपको क्या पहले बताया था, सबसे पहले आता है डाटा को प्रोसेसिंग करके बनता है इन्फॉर्मेशन को प्रोसेसिंग करके बनता है नॉलेज, और नॉलेज को प्रोसेसिंग करके बनता है विजडम। तो इसका क्या कह रहा है, प्रोसेसिंग किसके लिए कह रहा है, डाटा को कह रहा है। तो डाटा का क्या हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपका आ जाएगा इन्फॉर्मेशन। याद रखना, पहले डाटा आएगा, डाटा को यानी कि प्रोसेस करके बनती है इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके बनता है नॉलेज को प्रोसेस करके बनता है विजडम। तो ये चारों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। इन इंडिया विच यूनिवर्सिटी स्टार्टेड लाइब्रेरी साइंस कोर्स, भैया भारत के किस विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान पाठ्यक्रम को सबसे पहले प्रारंभ किया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा मद्रास लाइब्रेरी, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 75 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 76 है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द प्रोक्लेमेंटिंग द लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, और रिपीट क्वेश्चन का मतलब ये आपको खुद बताना है इसका आंसर क्या होगा। ये आपको पता है, और इसका आंसर आपको जो, यानी कि जिसके बदौलत आप यहाँ पर पेपर दे रहे हो वही है, यानी कि सीधे सीधे यार बताना क्या, रंगानाथन जी हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट सर्विस इज, बट टेबल ऑफ कंटेंट सर्विस में क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ISD, यानी कि SDI में ISD में चल रहा हूँ, ऊपर वाले इसमें क्लासिफिकेशन में चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। 78 हमारे काम का नहीं है, हमें लाइब्रेरी पढ़नी है, हमें मैथ का लिए काम नहीं करना, यानी कि ऑप्शन नंबर इसे काट दो। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। एक कंप्यूटर पर सूचना की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? व्हाट इज़ द स्मॉलर यूनिट, देखो ऑक्टा, हेक्सा, ये है बड़ी यूनिट, फिर आता है बाइट, ये और होता है बिट। चलो आज आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपको पहले आपने निबल तो जो कंप्यूटर में होगा वही समझ पाएगा, निबल, बिट, BIT बिट, फिर होता है बाइट, ठीक है, MB मेगा बाइट कहते हैं ना, मेगा बाइट, TB क्या होता है, TB की फुल फॉर्म क्या होती है, GB क्या होती है, गीगाबाइट। अब आता, आपने देखा होगा MBPS और MBPS। अब इसमें बताओ बड़ा कौन सा है? सब यानी कि बहुत सारे ये करते हैं, जो आप नेट लोगे तो क्या करेंगे, आपसे बोल देंगे MBPS की स्पीड आती है। अब MBPS उसका छोटा है B है या बड़ा B है, ये भी नहीं बताते हो। तो याद रखना, बिट पर सेकंड और एक होती है बाइट पर सेकंड, ये चीज़ ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ। RFID यार बताने की जरूरत नहीं है। RFID क्या होती है? RFID सबको पता है, एक आइडेंटिफिकेशन ऑब्जेक्ट है, जिससे क्या नाम आप
जैसे मॉल में लगा रहता है, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन की लाइब्रेरी में लगा रहता है। जैसे आप वहाँ से बुक चुरा के निकलोगे, वह जैसे आपने कपड़ा लेके निकले, टू 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 बजने जो होते, RFID वही है, वही आपको स्कैन करती है। यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा RFID जो होती है। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप किसी मॉल के कपड़े लेने जाते हो, ऐसे 2 डंडे खड़े रहते हैं ना बाहर, वो इस तरह से लगे रहते हैं, उसी में RFID होती है। आप कोई भी कपड़ा है, कोई भी सामान अपने जेब में डाल रहा हो, वो बजना शुरू हो जाएगा अगर आपने उसका बिल नहीं कटाया है तो। और उन्हें पता कैसे चलता है, अब बताता हूँ मैं आपको। जैसे ही आप बिल कटाओगे तो वो लिखा आ जाएगा, वो एक तरह से आपके सोल्ड में चला जाता है, ठीक है। चाहे वो कोई भी चाहे आपने बिल कटाया हो, चाहे आपके जो 10 आदमी पीछे कटा उसने, आप उससे दे दो सामान, वो लेके निकलेगा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। और वही जो बिल कटा हुआ नहीं सामान है, आप उसे लेकर निकलो, बजने लगेगा। तो इसलिए कहते हैं RFID जो होती है इम्पोर्टेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए काम आती है, ठीक है बच्चों। तो ये था जो आज का पेपर था। ये कब का पेपर था, आपको कब का पेपर कराया है, अब बताओ। 19 का पेपर कराया है। तो इसरो का जो 19 का पेपर था, लाइब्रेरी के जितने क्वेश्चन थे आपको कराए गए, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।